सबसे ज्यादा इस देश को कौन नुकसान पहुंचाया? आप लोगों ने कभी सोचा है? अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले वो गैंग है जो अन्ना को लेकर आया था। अन्ना को कोई मतलब नहीं था, उसको कुछ पता भी नहीं था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ओल्ड एज है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उनके सारे वीडियो देखा होगा आपने, दो चार बातें बोला, उससे ज़्यादा कुछ उसने बोला नहीं। गोरे गए काले आ गए, चोर है, ये कानून, और कुछ नहीं बोला उसने। लोकपाल लाओ, ये लाओ, और कुछ नहीं बोला। लेकिन उनके साथ में लोग जुटते गए और ऐसे ऐसे लोग जुटते गए जिनके पास कुछ नहीं था। उनका एक मोटिव था, एक टारगेट था कि उस समय के सरकार को बदनाम करना है और सत्ता पे कब्जा करना है। उसमें कुछ शरीफ लोग भी थे जो फंस गए, साथ में आ गए। उसमें से कई लोग निकल गए। स्वामी अग्निवेश थे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो बीच में छोड़ के चले गए। उनको गालियां भी सुननी पड़ी क्योंकि उनको पता चल गया था क्या साजिश है। प्रशांत भूषण जी भी नहीं समझ पाए थे, वो भी अलग हो गए। विनोद राय की साजिश तो आप सबको पता चल ही गया। आज कोर्ट में माफी मांगा है भाई साहब ने। संजय निरुपम मानहानि का दावा किया था उसमें, और 2G का जो आरोप था वो भी गलत हुआ, कोर्ट से रिजेक्ट हो गया। लोगों ने 1,70,000 करोड़, 1,75,000 करोड़, कोई 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ करते रह गए और रिजल्ट कुछ नहीं। कोर्ट ने कहा कोई घपला नहीं होगा। सरकार बदनाम, कोयला घोटाले के नाम पे बदनाम किया गया सरकार को कि लोगों को बेच दिया, पर कोयला की कंपनी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। कांग्रेस ने 1-2 कोल फील्ड, चाहे 100 कोल फील्ड बेचे होंगे, प्राइवेट किए होंगे। अभी की सरकार ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो एक साजिश थी, बदनाम करने की साजिश, कोयला घोटाले के नाम पर। कौन भाग गया जेल में? कोई तो गया नहीं जेल में। अगर था तो घोटाले हुए तो जेल में जाने चाहिए थे, कोई नहीं गया। एक साजिश के तहत काफी लंबी प्लानिंग करके कांग्रेस सरकार में बैठे हुए कुछ नेता, ब्यूरोक्रेट्स, विनोद राय तो कांग्रेस की सरकार के अंदर ही थे, सीजे जी, धीरे धीरे अंदर घुसे कांग्रेस में और कांग्रेस को खोखला कर दिया। कांग्रेस में रहते हुए काम किसी और के लिए। बदनाम कैसे हो सकता है कि आर्मी का जनरल आर्मी से निकलते ही भाजपा के लिए काम करना शुरू कर दिया और मंत्री भी बन गए। मुंबई का एक पुलिस कमिश्नर निकलते ही मंत्री बन गया। भारत सरकार का होम सेक्रेटरी, जिसके पास मंत्री से ज्यादा पावर होता है, पूरे देश की जिम्मेवारी होती है होम की, वो निकलते ही भाजपा ज्वाइन करता है और मंत्री बन जाता है। ये ऐसे संभव नहीं है। कैसे हो सकता है? आप सोचिए ना। तो क्या वो होम सेक्रेटरी भारत सरकार में रहते हुए देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया होगा? देश में बम ब्लास्ट हुए, आतंकवादी आए, वो पता भी रहा होगा तो चलो ठीक है, होने दो बदनाम। जो आर्मी में बैठा हुआ जनरल है, वो आर्मी के साथ समझौता किया होगा कश्मीर में, जरूर किया होगा। नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। और मुंबई का पुलिस कमिश्नर भी, उसने भी किया होगा। मुंबई में क्राइम सब कुछ हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और आज भी सरकार में बैठे हुए आप देख रहे हैं, सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स है, रिटायर करते हैं, उनको बड़े बड़े की पोस्ट दे दिए जाते हैं इमीडिएट। और ज्यादातर रिटायर्ड लोगों को लाया जाता है, कहते हैं विश्वासी है, लॉयल है, और बाद में उनकी पोल खुलती है, निकलती है कि क्या हो रहा है। बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण। कहने का मतलब, अन्ना हजारे एक ऑर्गेनाइज गैंग के नाम करके, अन्ना हजारे, अन्ना आंदोलन के नाम पर, अन्ना हजारे को लेकर गांधीवादी विचारधारा के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा सकता है। टोपी पहना हुआ अन्ना अरे बुरा आदमी है, ये कह रहा है तो ठीक कह रहा है, जान के लाया गया। और ये सबके सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। आपने पीछे भी कई बार सब लोगों ने आवाज उठाई है। एक दिग्विजय सिंह कांग्रेस में थे, वो आवाज उठाए थे
उन्होंने अन्ना को कहा था ये फ्रॉड है। एक मनीष तिवारी को बाद में लिखित माफी मांगना पड़ा था। लोग हंगामा करना शुरू कर दिए। देश का माहौल ऐसा बना हुआ था, और माहौल कौन बनाए हुए था पता ही है, आरएसएस को लोग प्रोपेगेंडा करके, और माफी मांगनी पड़ी। तो उस समय का वीडियो देखेंगे तो उसमें मनीष तिवारी ने साफ ने बोला, बाबू अन्ना हजारे ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, बाबू अन्ना राव हजारे तुम ये कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हारे सब जानते हैं तुम क्या हो। अब पूरे देश के लोग अन्ना को गाली देता है, सब चुप है, कोई नहीं बोलता। केजरीवाल जी के पूरा गैंग को उठा के देख लीजिए। आज इधर उधर की बात ना करते हुए, इलेक्शन की बात ना करते हुए, मेरा तो मानना यह है कि लोगों को चाहिए, विपक्षी दलों को एकजुट होकर ये 2014 के आंदोलन पे बात करें। इनमें जो जितने भी लोग शामिल थे उनसे पूछे कि कहाँ गए तेरे इतने बड़े बड़े कागज के कोठा, गोवा रामदेव इतना बड़ा लेके आया था, कितने लाख करोड़ का बता रहा था कि घपला हो गया, वो कागज कहाँ है और रामदेव को किसने दिया था, उसका वीडियो है, उस पर बात होनी चाहिए। केजरीवाल जी बड़े बड़े घोटाले की लिस्ट लेके घूम रहे थे, वो कहाँ है घोटाले की लिस्ट, उस पर बात होनी चाहिए। जो जो इल्जाम उन लोगों ने लगाए थे उस पर बात होनी चाहिए, पूछना चाहिए कि कहाँ है। और पूछना इन सरकार से भी चाहिए, जो वादा किया था इन्होंने 2014-13 से पहले, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, झूठे वादे, कि अगर काला धन आ जाएगा तो सबके अकाउंट में ऐसे यूं ही 15-15 लाख ऐसे आ जाएंगे। लोगों को तो कई साल तक इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने पैसे 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष देंगे, कोई बिना नौकरी के रहेगा नहीं। गैस सिलेंडर के लिए कितना हंगामा करता था सब, स्मृति ईरानी, पेट्रोल के लिए कितना हंगामा करते थे सबके सब, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह भी, और सुषमा स्वराज जी तो है ही नहीं दुनिया में, और अरुण जेटली जी भी। कोई नजर नहीं आ रहा है, 2 ऊपर चले गए, बाकी जो बचे हैं सबका मुंह बंद है। 1000 का एक सिलेंडर, पेट्रोल 125 रुपये लीटर, डीजल महंगाई इतना पूछो मत, 90 रुपये 100 रुपये टमाटर मिल रहे हैं। किसानों को अभी कुछ दिन पहले किसान टमाटर फेंक रहे थे रोड पे, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं था, जान के उसको ऐसा माहौल क्रिएट किया कि खरीदार नहीं है, उनको टमाटर फेंकना पड़ा, सस्ते में बेचना पड़ा, उसके बाद वो टमाटर 90 रुपये बिक रहा है। तो जो भी वादे किए थे 2014 में 2013 में करके आए थे, उसमें एक भी काम नहीं हुआ। आधार का विरोध किया, आज आधार बनवाने के लिए जो भी आधार बनवाते हैं उनको पता है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, आपका आधार का एड्रेस चेंज कराने के लिए नानी याद आ जाएगा, क्योंकि जिनका परमानेंट घर नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। और जो परमानेंट है वो भी लाइन में लगना नहीं चाहते, बहुत मेहनत, क्योंकि बहुत दौड़ धूप है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, वो पैसा दे के चाहते हैं कराना, उसमें लूट मची हुई है। लोग पैसे दे के आधार कार्ड बनवा रहे हैं। जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सब जगह जहां देखिए वहां लूट मची है, करप्शन चरम पे, कोई सुनने वाला नहीं। अब इन सब बातों पर ध्यान देना और कैसे ठीक होगा इस पे सोचना। बहुत मुसीबत में है, ये बहुत बड़ी बात है जो निकल के आ रहे हैं और सब चुप बैठे हैं और सब कुछ हो रहा है। किसके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा, सबके ऊपर हो रहा है। सब खामोश है और करने वाले की संख्या बहुत कम है, बर्दाश्त करने वाले की संख्या ज्यादा, फिर भी सब चुप है। तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। अन्ना हजारे के नाम पर हमें लूटा गया है और ये लूटने वाले का चेहरा आप लोगों को पता है ये कौन है। पहले इनको सबक सिखाना है, शुरुआत यहीं से कर दी, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पीठ पीछे आरएसएस था, भाजपा था, लेकिन शुरुआत तो इनको आगे किया गया था ना। इनका चेहरा तो बड़ा बढ़िया था, केजरीवाल है, बड़े साफ सुथरे हैं, और इनके कारण लोग भागे हैं, मिसगाइड हुए हैं, और आज भी ये मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, आज भी इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। उन पे ध्यान देना है। देश को एक युवा प्रधानमंत्री की जरूरत है। आप किसी को वोट कर देते हो मजबूरी में भाजपा को दूर करने के लिए, फिर वो मुख्यमंत्री बन जाता है और फिर वो उछल कूद मचाना शुरू कर देता है। एक प्रधानमंत्री की एज
आपको पहले ही बोला है, जो भी प्रधानमंत्री जिसे ही बनना है, हमें किसी से नफरत नहीं है, लेकिन उसकी एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं किसी कारण से कह रहा हूँ, क्योंकि उम्र के साथ साथ लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, ये साइंस, मेडिकल साइंस कहता है। और इन सब के कारण ही एक रिटायरमेंट की सीमा रखी गई थी। जब देश में रिटायर्ड लोग देश को चलाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। एक तो उनकी सोचने समझने की शक्ति कम, उनका पहले से पेट भरा हुआ, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना देखना है, हम आ गए हैं कुछ दिन अय्याशी कर लें। इन सब बातों पर ध्यान देना है। भविष्य की तैयारी के लिए आप सब ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना है जिसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा ना हो। जय हिंद, जय भारत।